Today we are starting with our next topic and it is bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले अपने क्या नाम है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। बॉन्ड एंथैल्पी का मीनिंग था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, या उल्टा भी था इसका, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों मतलब है, एक मोल बॉन्ड बनने पर जितनी एनर्जी निकलेगी या एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी के साथ एक और एक्स्ट्रा मैं आपको वर्ड बताता हूं, बुक के अंदर है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये लो, ये इसी का ही एनालोगस है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एटमाइजेशन मतलब एटम्स में कन्वर्ट करना, एटम्स में। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास H2 पड़ा हुआ है, अगर मैं H2 की बात करूं तो ऐसे लिख दूं H2 को H और H, ये सब लोग। तो कल को अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ऑब्वियस बात है, उसी को ही हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे और उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा AH, उसी को ही आप लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलोगे। तो किसी को उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये बात आपको। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, और एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मुझे CH4 तोड़ना है, तो अब CH4 को ऑब्वियस बात है 1 by 1 तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैंने C प्लस 4H ऐसे अलग अलग सबको कर दिया तो ये आपके पास में एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगी? एटमाइजेशन हो जाएगी। हालांकि तोड़ करके भी अलग किया, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो एटम्स जब कंसीडर्ड हो जाए तो उसे आप लोग क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ। ये अप्रोक्सीमेटली 1664.7 के आसपास हो गई है, लेकिन ये इन सभी को अलग करने के लिए चाहिए। ऐसा हो तो अब आती है जी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। याद आ रहा है कुछ? अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या वर्ड था? तो मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था वाटर का। वाटर के अंदर दो बॉन्ड है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? पहले तो आप देख के बताओ। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। ये भी OH बॉन्ड है, ये भी OH। तो अगर मैं पहला बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो मेरे पास बना HO प्लस H, और यहां पे डेल्टा H जो भी वैल्यू थी। चलो, और अब मैंने सेकंड नंबर पे दूसरा तोड़ दिया OH और H प्लस में O। अब आराम से देख के बताओ, फर्स्ट वाले में कौन सा बॉन्ड तोड़ा? O और H के बीच वाला। सेकंड वाले में कौन सा तोड़ा? हाँ जी, O और H के। ये एनर्जी दोनों बार सेम होगी कि डिफर होगी? सेम होगी, क्योंकि जब तू भी OH है और मैं भी OH, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन अब देखो जी आंसर क्या लिखा हुआ है इसका। इसके अंदर वाटर के लिए वैल्यू मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाई थी ना वहां पर। वाटर 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 का, इसमें वाटर का एग्जांपल नहीं दिया होगा। इसके लिए मुझे याद करनी पड़ेगी, 1 मिनट और दो, देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब ये वैल्यू मैंने आपको पूछा भी सेम होनी चाहिए कि डिफर होनी चाहिए? आपने कहा सर सेम होनी चाहिए, और वैसे होने की सेम होनी चाहिए। क्यों? जब दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं तो। लेकिन पहली जो है एनर्जी वो है 502 किलो जूल पर मोल और दूसरी है 427 किलो जूल पर मोल। अब ये डिफर कैसे हो गई? पहला वाला OH बॉन्ड तोड़ा तो ज्यादा एनर्जी लगी, दूसरे वाला तोड़ा तो कम। क्या आंसर बताया था मैंने इसका? याद है आप लोगों को? हाँ, पहले वाला जो बॉन्ड तूने तोड़ा था वो पता है किसमें से तोड़ा था? एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। अब एक पेड़ था, मैं जब कहानी सुना रहा हूं, मैंने उस पर से उंगली कर रही वो गिर गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? जल्दी बोल। नहीं हो सकता? हाँ, वो साहू की मूवी हो सकता है ना, नहीं गिर सकता ना। लेकिन अब मैं उसकी तरफ असली बात बताता हूँ। उस पेड़ को हमने कुल्हाड़ी से मार मार के बिल्कुल क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था, बिल्कुल लास्ट तक। और अब मैंने उसको ऐसे किया, गिर जाएगा? नहीं गिर सकता। हाँ जी, अब गिर जाएगा। गिर जाता कोई नहीं, हमने गिरा दिया, ये क्या? पर अब एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले आप ये सोच नहीं पा रहे थे कि जो पेड़ है वो स्टेबल फॉर्म में है या नहीं, अब आप सोच पा रहे हो। तो
तो जो फर्स्ट बॉन्ड तोड़ा गया दैट इज फ्रॉम स्टेबल मॉलिक्यूल। तब मॉलिक्यूल H2O की फॉर्म में था और वो क्या था, स्टेबल, और आपने इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद एनर्जी क्या लगी, ज्यादा। पर जब वो टूट गया तो ऑलरेडी क्या हो गया, अनस्टेबल। OH तो कुछ भी नहीं होता और अनस्टेबल बंदे को तोड़ना इजियर होता है, तभी मेरे पास एनर्जी कम लगी। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है, ऐसे तो फिर बहुत सारी बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। एक बार OH की बॉन्ड एंथैल्पी 502 और एक बार 427, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने एक नया हल निकाल लिया। क्या जल्दी बोलिए, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बार OH को तोड़ा तो 502 और दूसरी बार तोड़ा तो 427 और हम इसको डिवाइड क्या कर देंगे इससे। तो इसको बोलते हैं जी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्या समझ आ गया बॉन्ड एंथैल्पी, जल्दी बोलिए क्या होती है जी बॉन्ड एंथैल्पी, फटाफट बता दीजिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, हाँ जी, 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। अगर किसी के अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बात है हम उनको सारी को सम करके और फिर जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। यही काम CH4 में होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, CH4 के अंदर चारों आइडेंटिकल बॉन्ड है, यस और नो? तू भी CH मैं भी CH, पर क्या चारों को तोड़ने के लिए एनर्जी सेम लगेगी? नो सर। पहले को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, देखो मेरे पास लिखी हुई है 52.6, दूसरे के लिए 716, तीसरे के लिए 435 और लास्ट में मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 1664.7। अब इसका एवरेज कैसे निकालूं, तो कितने बॉन्ड तोड़े, 4 तोड़े, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, और इसको आप अगर डिवाइड कर देते हो तो आएगी 416.17। तो दिस इज एवरेज एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें मैंने इसको एटॉमिक फॉर्म में अलग कर लिया तो वह एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी, ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। अब क्वेश्चन दिया हुआ जी आपके पास एक छोटा सा बच्चों वाला, बिल्कुल ये आप खुद करेंगे, मैं एक करवा देता हूं जी, कैलकुलेशन ऑफ हीट रिएक्शन। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कल किया, तो इसलिए आपके लिए पहला मौका है। न्यूमेरिकल नंबर 8 घर से है, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है C डबल बॉन्ड C की एंथैल्पी और उसके लिए 3 डाटा दिए हुए। तो कल वाला क्वेश्चन फोटोस्टेट है, चाहते हो तो रिवीजन करा देता हूं, करवा दो रिवीजन। हाँ कल वाला क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा ना। चलो जी क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन ये है मेरे पास, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C। उसने बता दिया सिर्फ किसकी एंथैल्पी निकालनी है, C डबल बॉन्ड C, और आगे लिख दिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब ये क्वेश्चन कल से आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको इक्वेशंस बना करके दी है उसने। कल मैंने 3 इक्वेशन बनाई थी, आज मेरे को लड्डू पेड़े की तरह बने मिल रही है। तो पहली इक्वेशन इन्होंने दी हुई है 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस एंड गिव्स आउट C2H4। क्या होता है C2H4? अगर कभी सुना हो तो CnH2n माइनस 2 CnH2n CnH2n प्लस 2, ये सुना हुआ है? एल्केन एंड एल्काइन, थैंक यू। तो ये एल्कीन है। अब इसके लिए एनर्जी मुझे दी हुई है इन्होंने डेल्टा H इज इक्वल टू 52, अच्छा मैंने ये पढ़ दी कोई बात नहीं, 52.6 किलो जूल। दूसरे वाले में इन्होंने मुझे कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है और ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन्होंने दे रखी है सब्लिमेशन की 716.68। और उसके बाद में थर्ड मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है H2 गैस और गिव्स आउट 2H गैस। चलो जी, और इसके लिए भी मेरे को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है 435.84 किलो जूल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और एक छोटा सा डाटा और बता रखा है कि CH बॉन्ड की एंथैल्पी जो मैंने अभी यहां निकाली थी लगभग 416, वो इन्होंने यहां मुझे मेंशन कर दी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू 413। वो उन्होंने मुझे लिख के दिया तो मेरे को यही माननी पड़ेगी 413। अब क्वेश्चन आराम से देखो, क्या मैं फर्स्ट वैल्यू से एथीन की एंथैल्पी बता सकता हूं? तो जवाब है यस सर, बता तो सकता हूं, लेकिन एथीन में क्या सिर्फ C डबल बॉन्ड C होता है? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, जल्दी बोलिए, C डबल बॉन्ड C चाहिए, लेकिन एथीन का फॉर्मूला क्या है, C2
H4, उसमें हाइड्रोजन फालतू है ना, लेकिन वो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर है और मुझे एटॉमिक फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए ये रहा। फिर कार्बन यहाँ कौन सी फॉर्म पे है, सॉलिड, मुझे कौन सी में चाहिए, इसलिए मुझे सेकंड इक्वेशन चाहिए। अब जो कल काम किया सेम टू सेम उसी बात करते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि C2H4 को तोड़ देते हैं। यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, मेरी फर्स्ट इक्वेशन C2H4 को अगर मैं तोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में एक तो आएंगे 2 कार्बन गैस और प्लस में 4 हाइड्रोजन गैस, और ये सर को चाहिए, इसकी टोटल वैल्यू सर को चाहिए। अब कल आप लोगों को सेम टू सेम यही क्वेश्चन करवाया था, 3 इक्वेशन बनेगी, चौथी आप यहां बना लेना। तो 1 2 3 एंड ये नहीं मेरी फोर्थ वन। अब इसको यार बीच में से हटा दो एक बार, इसको कहीं लिख देते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज 413, इसको यहां लिख देते हैं और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये लो, अब ये इक्वेशन है जो मेरी डिजायर्ड इक्वेशन है। आराम से देख लेता हूं, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, क्या करूं, हाँ कल वाला प्रोसेस, हाइड्रोजन कितने हैं और ऊपर कितने हैं 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उनको ऐड कर दूंगा। लो जी कर दो, 2 कार्बन गिव्स आउट 2 कार्बन, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, और इस वैल्यू को डबल कर दो। कितनी हो जाएगी डबल करने के बाद, 716 डबल करने के बाद 1433.36 वैल्यू लिखी हुई है, मैंने चेक नहीं करी। और अब इसी तरीके से इसको भी इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे टोटल हाइड्रोजन 4 चाहिए। 2H2 गैस एंड गिव्स आउट 4H गैस, और अब ये वैल्यू भी डबल हो जाएगी। 435 का डबल लिखा हुआ है 871.68, और इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया तो लेफ्ट हैंड वाली चीज लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड राइट पे, बच्चों वाला काम है। बस ये जरूर लिखना सॉलिड गैस, सॉलिड और गैस। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये वैल्यू आपके पास है 2305, 2305। क्या हो गया, ये वाला फर्स्ट, अच्छा मैंने सॉलिड लिख दिया, सॉरी। अब यहां तक आप लोगों के पास इक्वेशन आ गई। कल कंपेयर किया था इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ये सब नो। अब आपको चेक करना है कि जो मेरे पास में जो चीज है वो C2H4 है। इस इक्वेशन को देखो, ये लिखी हुई, और मेरे वाली डिजायर्ड इक्वेशन भी कहां है, अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में, यहाँ ये क्या बैठा हुआ है, हाँ जी प्रोडक्ट में, यहाँ क्या बैठा है, ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 1। कर दो इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स। तो अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो तो C2H4 प्लस में, हाँ जी गिव्स आउट, सॉरी 2C सॉलिड और प्लस में 2H2 गैस, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू 52 लिखी हुई है, तो क्या लिख दूंगा बस। और अब लास्ट काम आ गया, इनको चाहे दे दो 5 और 6 नंबर, तुम्हारे दिल पे डिपेंड है, देनी है तो ठीक है, दिख ही गया। अब इसमें जो चीज है और इसमें जो चीज है वो सेम डायरेक्शन में है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफर में। तो मैंने कल क्या कहा था, अगर सेम में होंगे तो माइनस और डिफर में होंगे तो, यहां लिख देता हूं लास्ट इक्वेशन नंबर 5 और प्लस में 6। जैसे प्लस को करूंगा तो आपके पास, हाँ जी कहां गया, सॉरी 2 कार्बन सॉलिड से 2 कार्बन सॉलिड और 2H2 गैस से 2H2 गैस, बचा हुआ क्या रहेगा बोलो, C2H4 और गिव्स आउट, हाँ जी ये रहेगा 2C गैस और प्लस, हाँ 4H गैस। और ये देखो जी ये इक्वेशन थी जिसके लिए मैं फाइंड आउट के लिए भाग रहा था। अब मैच कर लो इस इक्वेशन नंबर 7 को 4 से, सही है कि गलत है। अब वैल्यू और बता दो, यहाँ वैल्यू कितने की है 2305, यहाँ वैल्यू कितनी है माइनस की 52। अब 2305 रुपए पड़े जिसमें से खर्च कितने रुपए कर दिए 52, तो बाकी पैसे क्या आ गए पॉजिटिव के अंदर। ये थोड़ा पैटर्न वाला न्यूमेरिकल है, कल वाले को मैंने एज इट इज आप लोगों को बता दिया, और ये आ जाएगा 2252.44, ये वैल्यू आ गई। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन में, अब ये गलती पड़ी है, बताता हूँ क्या गलती रह गई। आपने बोला सर C डबल बॉन्ड C की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैंने 3 इक्वेशन दे दी। चौथी इक्वेशन आपको जो डिजायर्ड थी आपने लिख दिया कि सर C डबल बॉन्ड C की
एनर्जी बताओ। अब देखते हैं किस किस बच्चों को गलती पता लगती है। आपने बोला सर मुझे इस इक्वेशन में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए, जबकि मेरे पास कार्बन 1 था, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इक्वेशन नंबर 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इक्वेशन 5 आ गई। फिर मैंने 4 का और 1 का क्या कर दिया, कंपेयर। 4 में जो रिएक्टेंट था वो 1 में प्रोडक्ट था, इसलिए इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते ही निशान क्या हो गया, चेंज आ गया। यहाँ 52 था, ये माइनस का हो गया 52। फिर बाद में मैंने देखा तेरे भी जो राइट हैंड साइड है और वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने इनको इक्वेशन को जोड़ के दे दिया। अब मेरे पास आंसर आ गया ये। अब ये जो आंसर आया है वो है C2H4 की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या मुझे C2H4 की चाहिए थी? क्वेश्चन में क्या लिखा है जल्दी बोलो। हाँ, अब क्वेश्चन बताओ किसकी चाहिए थी? हाँ, C डबल बॉन्ड C की एनर्जी चाहिए थी, जबकि यहाँ किसकी है? C2H4। पार्टी में किसको बुलाना था सिर्फ? और तो ले किसको आया जल्दी बोलो? फालतू कितने बंदे लाया? 4। दिखाऊं? C डबल बॉन्ड C, और ये होता है एथीन। अब आराम से बताइए कि C डबल बॉन्ड C में और इस स्ट्रक्चर में क्या चीज फालतू है? जवाब क्या आएगा? 4 CH बॉन्ड। क्या CH बॉन्ड की एंथैल्पी पता है? एक CH बॉन्ड की एंथैल्पी जल्दी बोलो 413, तो 4 की। तो खाना खा गए ना तुम लोग ज्यादा, सही है ना? मैंने सिर्फ किसको बुलाया था खाने पे? C डबल बॉन्ड C को। मेरा बिल कितना आ गया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2252 आ गया। इतना सारा बिल नहीं आना था मेरा, है ना? क्योंकि वो साथ में किसको ले आया? CH CH। तुम भी चलो आ जाओ सारे, फिर उसका बिल बढ़ाएंगे ना। अब मैं माइनस करवा रहा हूँ। एक CH कितने का खाना खा गया? तो फिर 4 CH के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 413 इनटू में 4, 400 का डबल 1600, 13 का 4 1600। इतना बिल फालतू आया। तो तेरा ओरिजिनल बिल कितना था? अब नाउ द एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C इज 2252.44 माइनस 1652, और घर जाके इसको माइनस कर दो 600.4। मेरा बिल तो 600 का आना चाहिए था, आया कितने का? तो ये इस क्वेश्चन में चालाकी थी। कल वाला ही क्वेश्चन है, बस चालाकी इस बात की थी कि मैंने आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? अब तो 2 बार हो गया, सेम क्वेश्चन 2 बार करवा दिया। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे एथेनॉल वाले के लिए। अब इसके बाद ओके, नाउ आई एम डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, या मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं किसकी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। किसकी हेल्प से? बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से। तो उसके लिए सर को बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी। चलो मैं बता देता हूं क्या थी। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें? तो व्हाट इज डेल्टा HR? मैं बताऊं, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। कितना बच्चों को मुश्किल लग रहा है वो बताओ। तो हीट ऑफ रिएक्शन होती है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इक्वेशन दे दी, CH4 गैस प्लस Cl2 वो भी गैस, और गिव्स आउट CH3 Cl गैस, और लास्ट में HCl वो भी गैस। क्वेश्चन क्या है? इसकी हीट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, लेकिन तब बता पाओगे जब इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज दी होंगी। तो वो पेपर में गिवन है, आराम से सुनो जी। बॉन्ड एंथैल्पी CH की गिवन है, उसके बाद में Cl की भी गिवन है, उसके बाद में C और Cl की भी गिवन है, और उसके बाद में H और Cl की भी गिवन है। चलो ये तुम्हारे लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 416.2 किलो जूल। सेकेंड नंबर पे 242.7 किलो जूल। थर्ड नंबर पे 330.5 किलो जूल, ठीक है जी। और फोर्थ नंबर पे 430.9 किलो जूल।
मास पर मोल। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूं। डेल्टा आर एच बराबर डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा आर एच रिएक्टेंट। बताओ जी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, बोलो प्रोडक्ट। अब मेरे को बताना डेल्टा एच CH3Cl प्लस डेल्टा एच HCl माइनस डेल्टा एच CH4 माइनस डेल्टा एच Cl। कितनों को दिक्कत आई है लिखने में? जल्दी बोलिए, दिक्कत आई? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट। अब यहां से नकल मार लो कितने टाइप के बॉन्ड है, बस 2 मिनट का काम है। कितने टाइप के बॉन्ड है? 2 टाइप। CH3Cl को कैसे लिखूं? तो देखो सर कैसे लिख के बता रहे हैं आपको, इधर देखो जी 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ CH बॉन्ड। सही लिखा मैंने? CH3 का मतलब कितने बॉन्ड है? 3 प्लस डेल्टा एच ऑफ CCl। आया ना, बोलते जाओ। फिर उसके बाद में प्लस डेल्टा एच ऑफ H और CH। हो गया एक साइड के, जल्दी बोलिए। फिर माइनस, अब बताइए जी कैसे लिखूं इसको? 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ CH। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन था लास्ट में? H, अच्छा सॉरी CH भी था, और लास्ट में डेल्टा एच ऑफ Cl और Cl। होगी बात क्लियर? अब आराम से मेरे को ऊपर से नकल मार के बता दो इसकी कितनी एनर्जी है। 3 इंटू 416.2 प्लस CCl की कितनी है? 242.7 और फिर लास्ट H और Cl की कितनी है? 430.9 माइनस, अब बताओ जी 4 इंटू 416.2 और प्लस Cl की कितनी थी सर? अच्छा CCl, हाँ कोई बात नहीं, ये C और Cl की यहाँ गलत लिख दी। 330.5 और ये कितनी हो जाएगी? 242.7। अब जोड़ दोगे इसको, जल्दी बोलो। यस सर। इसको जोड़ने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2010 माइनस 1907.5 और आंसर आएगा प्लस के अंदर 102.5 किलो जूल। तो मैं एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि प्रेडिक्ट द रिएक्शन वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो डेल्टा आर एच कितनी आई आपकी? पॉजिटिव के नेगेटिव? और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अब बताइए क्या मुश्किल रिएक्शन है ये कोई? बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कुछ नहीं करना, कोई ऐसी इक्वेशन भी आ जाती कि ये 2 होते तो CH बॉन्ड कितने हो जाते? 8। अगर ये 2 मोल्स होते, मैंने कुछ नहीं किया, ये यहां तक तो क्वेश्चन ही था। मैंने आपको क्वेश्चन की वैल्यूज को सीधा पुट करके बता दिया। क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़े से लेंथी टाइप के, अदरवाइज इनमें कुछ नहीं था। पिछले वाला तो फिर भी मुश्किल था, मान सकता हूं। और अब लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जी इस चैप्टर का, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है पहले बताइए। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऑटोमेटिकली, जो अपने आप क्या हो जाए। हाँ, हिंदी में ऑटोमेटिक का मतलब अपने किसी भी रिएक्शन को आप करवाते हो तो आप रिएक्टेंट को मिक्स करते हो। कुछ रिएक्शंस तो मिक्स होते ही धमाके कर देती हैं, जैसे सोडियम प्लस पानी। सोडियम को अब पानी से पानी के लिए पूछते हैं, हाँ भाई पानी गर्म लाऊं ठंडा लाऊं, तो सोडियम कहता है बस ले आ, है ना, बाद में मैं बता दूंगा ठंडा है कि गर्म है। अदरवाइज कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है कि जिनको आप डाल के छोड़ दो तो वो कभी मिक्स, पानी प्लस ऑयल मिक्स हो जाएंगे कि मिक्स करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो दोनों रिएक्शंस में से कौन सी स्पॉन्टेनियस और कौन सी नहीं है पता लग गई होगी ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शंस अपने आप हो जाएंगी, अगर नहीं हो रही तो उसके लिए हम कंडीशंस प्रेफर करवाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस मींस दोस प्रोसेस व्हिच प्रोसीड्स ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली। जैसे वाटर का फ्लो हमेशा कहां होता है? लोअर टू हायर के हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। और फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट कहां से कहां होती है? लो टेम्परेचर से हाई के हाई से लो। पानी अपने आप उबल जाता है बड़ा नो सर, या ठंडा अपने आप हो जाता है? अपने आप बिल्कुल। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
अब स्पॉन्टेनिटी को समझाने के लिए 3 लोग आए, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे था एंथैल्पी चेंज। अब आराम से आवाज को बंद करके सुनना, टॉपिक अच्छा है। एंथैल्पी चेंज का मतलब डेल्टा एच। ये कहता मैं समझाता हूं सर, आप पंगे में क्यों फंस रहे हो। मैं बताऊंगा कौन सा अपने आप होगा और कौन सा अपने आप नहीं होगा। हाँ बोल, बोले कुछ क्या? ओके, कान बज गए। तो एंथैल्पी चेंज के बेस पे रिएक्शन होती है 2 टाइप की, एक एंडो और एक एक्सो। तो ये कहता सर मैं समझा रहा हूं, मैं फर्स्ट नंबर पे आया हूं, मैं मेरे को समझाने दो। मैं कहता समझा। पॉइंट नंबर 1, डेल्टा एच के बेस पे रिएक्शन कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन से अपने आप होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, एंडो या एक्सो? दिमाग लगाओ। एक्सो। एंडो क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, चाहे अपने आप बन जाएगी हैं, या मैं उसे घूर के देखूंगा बर्तन उबल जाएगा हैं, अपने आप हो जाएगी। चाहे जल्दी बोलो, मेरी आंखों से लेजर किरणें निकलेगी है ना, मैं आयरन मैन बन जाऊंगा है। जल्दी बोलिए, चाय को गर्म करना पड़ेगा बनाने के लिए है ना, बर्तन को। तो एंडो कहती है सर हम विदाउट हीट नहीं होंगी। इसका मतलब ये कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नीचे वाली कैसी है? जल्दी बोलिए। तो इसने बोला सर इसमें क्या समझाना था, जिनके लिए मेरा वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया क्लियर। आज के बाद अगर डेल्टा एच क्या होगा तो वो रिएक्शन होनी कैसी चाहिए। अब ये तो जाने लगा, हमने इसको पकड़ लिया। कहां जाता है? रुक जा 2 मिनट, हमें 2-3 बातें समझा के जा। गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था। मैंने 1 बाल्टी पानी ले जाके छत पे डोल दिया। थोड़ी देर बाद गया तो मैं हैरान हो गया, पानी गायब हो गया। कहां गया पानी? ऑब्जर्व कर लिया। हाँ, एक एब्जॉर्ब होता है, एक इवेपोरेट होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, क्या हो गया? पानी इवेपोरेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। हाँ जी, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? हाँ, एंडोथर्मिक है। कल पढ़ा के आया था, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव। वाटर कब वेपर बनेगा? जब मैं उसे गर्म करूंगा। यस और नो? पर क्वेश्चन नंबर 1, छत पे जो पानी डोला उसको इवेपोरेट करने में तुमने क्या किया? कुछ किया? हाँ, हमने डोला था या आंखों से लेजर निकाली। मैंने लेजर निकाली है, घूर के देखा पानी उड़ जा, वरना ठीक नहीं है। अपने आप उड़ा। पानी का उड़ना डेल्टा एच पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसा हो रहा है? जल्दी बोलिए। स्पॉन्टेनियस। अब हमने बुला लिया इसको डेल्टा एच को। मुन्ना ये क्या हो रहा है? तू तो क्या कह रहा था? बोलो 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 कि जो एंडोथर्मिक होंगे वो कैसे होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। पर हमने तो तेरे को एक एग्जांपल दे दिया, वो भी कौन सा? स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एच नाराज हो गया, तुम रोटी पीते हो, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ है ना, चीटिंग करते हो तुम लोग। तो इसका मतलब क्या डेल्टा एच समझा पाया? समझा पाया डेल्टा एच कि कौन स्पॉन्टेनियस और कौन? क्योंकि उसने तो कहा था जिनके लिए मैं माइनस हूं वो स्पॉन्टेनियस होंगे। फिर हमने उसको एक ऐसी कंडीशन बता दी जिसमें वो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी वो रिएक्शन है। इसका मतलब ये अकेला समझा नहीं सकता, खुश हो गया, हीरो नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे आई एंट्रोपी। कौन आएगी? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, डेल्टा एच, एंट्रोपी चेंज। लेकिन एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है? तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अव्यवस्था। क्लास में अव्यवस्था ज्यादा कब होएगी? बच्चे ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे तो एक आदमी बीमार भी होएगा, बीमार होएगा तो अपने साथ कुछ लेके भी आएगा और 6-7 को बांट के भी जाएगा, अगले दिन वो भी नहीं आएंगे है ना। ऑब्वियस बात है, इसी को डिसऑर्डरनेस कहते हैं। ऐसे तो फैला है कोरोना और कैसे फैला है? तो हमने सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस होती है और डिसऑर्डरनेस यहां से समझ में आती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इन तीनों में सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें होगी? गैस में। क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें कोई संजी है ही नहीं। यस और नो? टीचर है ही नहीं और बच्चे लगे चौक मारो, जूता मार ले, डॉक्टर मारो है ना, हो अल्लाह चल रहा है। ऐसा तो
पूरी क्लास खबर दबड़, अट्रैक्शन है नहीं, मॉलिक्यूल इधर से ला टक्कर मारते हैं, आजा। याद है ना केटी जी, कोलिजन, पूरी इलास्टिक कोलिजन होती है हमारी क्लास में, जो होती है वो नहीं इलास्टिक होती। तो तूने मेरे मार दी, खैर मैं बताता हूँ, अरे मैंने नहीं, उसने मारी है, देख, है ना। तो ऐसी क्लास जिसमें टीचर ही नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर, दैट इज डिसऑर्डर। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा हाँ जी समझ जाते हैं, मैडम आ गई और मैडम कुछ कह दे रही है ना, छोटी काट दे किसी की, ये सब है ना, कोई नहीं, जब टीचर थोड़ा सा लीनियंट होता है तो फिर इस तरीके से हम भी मास्क है ना सभी के पास, गार्ड कर देते हैं, है ना। हाँ, यहाँ से निकलते टाइम सारे लगा लेना, खड़े हैं ओके, हाँ लगा लेना मास्क। और लास्ट कोई बात नहीं, तू कैसे बालों से ढक लेना, ठीक है। लास्ट है सॉलिड, और सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे बैठे हैं सांस रोक के, सर खड़े हैं, वो भी डंडे वाले है ना, हीला तो तू देख ले, टर्न है ना, अपने हाथ भी नहीं ले रहा। तो साफ दिख रहा है कौन सी जगह पे मूवमेंट है और कौन सी जगह पे मूवमेंट नहीं है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको क्लास में छोड़ गया तो ये भाग ही जाएंगे, ओके उड़ रहे छुट्टी, उड़ रहे छुट्टी, मास्टर नहीं आया है ना। और ये कम डिसऑर्डर, ये सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड, तो इनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है, इवन 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी होती है। सॉलिड्स के लिए रूल है, थर्ड रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड होते हैं। तो ये बात पहले पता होनी चाहिए। फिर किसी ने कहा सर बताइए एंट्रोपी का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट होता है यहां से, dq रिवर्सिबल अपॉन t, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी। हीट गिवन टू द सिस्टम रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबली मतलब दे भी सकता हूं और तेरे से वापस, क्योंकि तुमने कहा था अगर दोगे तो प्रोसेस एंडो, वरना एक्सो। और टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और एंट्रोपी डायरेक्ट पता है टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, और हीट चेंज से रिलेटेड है। पानी चुपचाप बर्तन में बैठा था, पानी चुपचाप बर्तन में बैठा था, मैंने नीचे आग लगा दी, है ना। अब पानी में से आवाज आ रही है ना, मुक्का मार, यस कर दो। उबलता हुआ पानी देखा कभी आप लोगों ने? और एक शांत बैठा हुआ पानी, कौन सा ज्यादा डिसऑर्डर्ड है? हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे ये आपको एंट्रोपी के बारे में बता दिया। अब एंट्रोपी से जुड़े हुई कई बातें हैं जिसमें मैं कहता हूं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मैं साथ में बताता हूं बच्चों को। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। जैसे आपने फर्स्ट लॉ की तो क्या बताई, फर्स्ट लॉ की तो आपने हाँ जी डेफिनेशन बताई, नाइदर द एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। लेकिन सेकंड रूल के लिए पॉइंट्स हैं, जिनमें पहला पॉइंट तो ये था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दूसरा है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब हम कौन सी साइड जा रहे हैं, जिस साइड एंट्रोपी बढ़ रही है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, वो दिखाते हैं टीवी पे डराने, देखिए इस तारीख को दुनिया नष्ट हो जाएगी, होएगी, बिल्कुल होएगी, लेकिन अभी ये डेट फिक्स नहीं है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।